हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू पीसीएस क्रक्स। तो जैसा कि आपको पता है हम कर रहे हैं पीसीएस क्रक्स पर इंडियन पॉलिटी और उसमें भी भारतीय संविधान। लास्ट क्लास में हमने भाग 20 तक कवर कर लिया था जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था, संविधान संशोधन। आज हम करेंगे पार्ट 21, भाग 21 संविधान का। आर्टिकल 369 से 392 कवर करता है। ठीक है, आज हम करेंगे आर्टिकल 369 से लेकर 372 तक। ठीक है, तो ये चार आर्टिकल्स, मेनली तीन ही आर्टिकल, 69, 70, 71, 72, चार हो गए सॉरी। तो चार जो आर्टिकल्स है ये आज हम कवर करेंगे। आप सोच रहे होगे कि सिर्फ एक क्लास में चार आर्टिकल्स ही कवर हो पा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। मैंने पहले भी आपको बताया कि जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि यहाँ यहाँ से क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं, और ये कुछ एरिया इसमें पार्ट 21 में स्पेशली अनटच्ड एरिया है, और अनडाउटेडली ये आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स शामिल किए गए हैं। तो पार्ट 21 को जब हम पढ़ते हैं तो बहुत बार स्किप कर जाते हैं, सिर्फ हम इसमें आर्टिकल 370 के बारे में जानते हैं। ठीक है, जबकि 371 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और इसमें से 371 में सिर्फ आपको फैक्ट्स याद करने हैं, और इसमें भी आप कई बार क्वेश्चंस देख लेते हो पीसीएस में स्पेशली, और आपका एक दो नंबर अचानक से क्या कहते हैं, टच हो जाता है। अगर आपने ये किया होगा ना, तो आपको मतलब फ्री के नंबर वाली सिचुएशन दिखेगी एग्जामिनेशन हॉल में। अरे यार, बस आपने 2 मिनट लगाए थे इस आर्टिकल में और आपका एक क्वेश्चन फंस गया। ठीक है, तो थोड़ी सी ट्रिक के साथ भी बता दूंगी मैं, जिसको याद रखना आसान रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करता है। पार्ट 21 आर्टिकल 369 से 372 के बीच। तो जरा शुरू करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि पार्ट 21 किस बारे में है स्पेशली। पार्ट 21 बात करता है अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधानों के बारे में। तो विशेष तो है, ठीक है, यानी कि जो स्पेशल प्रोविजंस है वो इस पार्ट के अंदर कवर किए गए हैं। संक्रमणकालीन यानी कि जब संविधान लागू हुआ था उस दौरान जो सिचुएशन थी, या उस दौरान जो कानून थे, और उसके बाद जो आने वाला जो समय था चेंजेस के साथ, तो वो जो टाइम पीरियड था उसको टारगेट करता था पार्ट 21 के, किस तरह से हम एक फेज से दूसरे फेज में छलांग मारेंगे। तो इसी को ट्रांजिशनल फेज भी कहते हैं। ठीक है, अस्थायी इसलिए क्योंकि वो ट्रांजिशनल है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो संविधान लागू होने से पहले जो सिचुएशन थी और जब संविधान लागू हुआ तब तक वही सेम सिचुएशन को ही फॉलो करना था जो पहले थी, तो वो अस्थायी रहेगी बेसिकली, है ना। क्यों? क्योंकि आगे आने वाले टाइम में हम जो हमारे संविधान में प्रोविजंस किए गए हैं उनको अडॉप्ट करने वाले थे। ठीक है, तो उनको इम्प्लीमेंट करने वाले थे बिल्कुल पूरी तरह से, क्योंकि एक टाइम पीरियड के बाद ट्रांजिशन जो है, जब हम चेंज की तरफ बढ़ते हैं तो वो परमानेंट हो जाता है। ठीक है, तो राज्यों के लिए विशेष प्रावधान थे। कुछ राज्य जो स्पेशली 370 की बात करें तो जम्मू कश्मीर के लिए, 371 की बात करें तो कई और राज्य थे। बेसिकली 12 राज्य हैं यहाँ पर। ठीक है, जो 371 के अंतर्गत आते हैं अभी तक की बात की जाए तो। संसद और राष्ट्रपति को जो मौजूदा कानून बदलने की जो शक्ति है वो भी यहाँ से मिलती है पार्ट 21 से। शासन की बदलती जरूरतों और क्षेत्रीय जटिलताओं को पूरा करने हेतु संसद और राष्ट्रपति को मौजूदा कानून बदलने की शक्ति पार्ट 21 से ही मिलती है। अब बात करेंगे आर्टिकल 369 की। देखिए, जो 369 आर्टिकल था वो बात करता है संसद को संविधान लागू होने के पहले 5 वर्षों के लिए, यानी कि हमारा संविधान लागू हुआ 1950, तो 1955 तक के लिए, यानी कि ये ट्रांजिशनल पीरियड हुआ है ना। अस्थाई भी हुआ ये सिचुएशन जो है अस्थाई हुई, क्योंकि जैसे ट्रांजिशनल पीरियड ओवर होगा यानी कि चेंज परमानेंट हो जाएगा, तो ये सिचुएशन नहीं रहेगी, इसलिए इसको अस्थाई प्रावधान भी कहेंगे। ठीक है, तो जो शुरू के यानी कि 1955 तक जो राज्य सूची के जो विषय थे, जो हमारे संविधान में मेंशन थे, नए संविधान हो गया ना देश का एक तरह से, तो उसमें जो मेंशन किया गया राज्य सूची के विषय, उन पर कानून बनाने की अस्थायी शक्ति दी गई संसद को। ठीक है, जैसे कि संवर्ती सूची के विषय में दी गई, यानी कि संवर्ती सूची की तरह ही राज्य सूची के विषयों पर भी संसद कानून बना सकता है शुरू के 5 साल तक। ठीक है, तो ये प्रोविजन आर्टिकल 369 में रखा गया। ठीक है, शामिल विषय कौन से थे? जो राज्य सूची में भी, ऐसा नहीं है कि सभी विषय थे, कुछ ही स्पेशल विषय थे जिनको संवर्ती सूची के विषयों की तरह ही एक तरह से देखा जाना चाहिए संसद के द्वारा शुरू के 5 वर्ष के लिए। ये ध्यान रखना, शुरू के 5 वर्ष के लिए। सूती ऊनी वस्त्र, खाद्य पदार्थ, कच्चा कपास, कोयला, लोहा, पशु चारा, इस्पात जैसे उत्पादों का उत्पादन किस तरह से हो, उनकी सप्लाई कैसे हो, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, तो इनसे संबंधित जो कानून है ये बना सकती है संसद। ठीक है, 5 वर्ष के लिए। तो इन विषयों पर कानून बनाने से संबंधित जो शक्ति है वो आर्टिकल 369 देता है संसद को। ये अस्थायी प्रावधान था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं वर्ल्ड फेमस आर्टिकल 370 की, जो अभी एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, अभी एग्जिस्ट 370 नहीं कर रहा है, कब से? 2019 से।
स्पेशली 5 अगस्त 2019 में इसमें चेंजेस आए और इसको हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया और इसके साथ कई और आर्टिकल्स थे वो भी रिमूव हुए, स्पेशली 35 ए की अगर बात की जाए, ठीक है? तो 35 ए में क्या शामिल होगा ये भी हम इसमें जानेंगे। तो आर्टिकल 370 के बारे में क्या-क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये आज हम पढ़ लेंगे। भारतीय संविधान का विशेष प्रावधान था ये 370, इसमें जम्मू कश्मीर को स्वायत्तता यानी कि ऑटोनॉमी प्रदान की गई थी। आपको ये तो पता ही होगा ये स्टोरी तो कि 1948 में जो घुसपैठ हुआ जे और के में, और ये भी पता होगा कि जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत की जितनी भी प्रोविंसेस थी उन सबको भी आज़ादी मिली थी। ठीक है, अंग्रेज सबको खुला छोड़ के चले गए थे। तो उनको ये स्वायत्तता दी गई थी सभी रियासतों को कि या तो वो भारत में, ठीक है, या फिर पाकिस्तान में, किसी भी एक देश में शामिल हो सकते हैं, ठीक है? तो बहुत सारे जो या फिर वो फ्री भी रह सकते हैं, ये तीसरा ऑप्शन भी था उनको, ठीक है? तो ज़्यादातर जो देशी रियासतें थी, उनको आपको पता ही है सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसीलिए उनके जन्म दिवस को एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। उन्होंने राज़ी कर लिया था भारत में विलय के लिए, ठीक है? कुछ अब ये पाकिस्तान को ये वहम था कि जितनी भी मुस्लिम रियासतें हैं, वो उनके साथ आनी चाहिए, ठीक है? ज़ोर ज़बरदस्ती करना चाहते थे। जिस तरह से हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ज़्यादातर बातचीत से मामले सुलझाए, ठीक है? डर से या डराकर वो काफ़ी कम सिचुएशंस थी। पाकिस्तान इसी तरह से चाहता था कि कश्मीर पर उसका वर्चस्व हो। कश्मीर को एक तरह से वो हथियाना चाहते थे। तो इसलिए जो यहाँ के राजा थे, हरी सिंह, राजा हरी सिंह, उनके ऊपर पाकिस्तान मतलब एक तरह से उनसे बातचीत करके कि भई आपके देश में या आपकी रियासत में ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम है, इसलिए आपको हमारे साथ शामिल होना चाहिए। लेकिन यहाँ इन्होंने मना कर दिया, ठीक है? तो मना करने के बाद पाकिस्तान ने एक तरह से घुसपैठ करनी शुरू की शुरू में तो, फिर उसके बाद यहाँ पर आक्रमण वाली जो सिचुएशन है वो क्रिएट कर दी पाकिस्तान में। तो डर कर जो हरी सिंह थे जो जम्मू कश्मीर के जो राजा थे उस वक़्त, उन्होंने भारत से मदद माँगी। अब भारत जो था वो क्यों करेगा मदद? क्योंकि ये प्रावधान तो अंग्रेज़ करके गए थे ना कि भई पाकिस्तान के साथ शामिल हो सकते हैं। तो पाकिस्तान को ऐतराज़ हो सकता है कि भई आप क्यों इनको एक तरह से बचा रहे हो, जबकि आपके साथ तो ये एसोसिएशन ही नहीं है इनकी। तो भारत ने या जो जवाहरलाल नेहरू थे उस वक़्त, जवाहरलाल नेहरू हमारे पीएम थे उस वक़्त, तो उन्होंने हरी सिंह से एक क्या किया स्पेशली उस वक़्त शेख अब्दुल्ला का नाम लेना चाहिए। तो शेख अब्दुल्ला ही थे कट्टा-दट्टा। तो उनके साथ एक समझौता किया और उसमें 370 मेंशन हुआ, ठीक है? जिसमें कि जम्मू कश्मीर को स्वायत्तता देने की बात हुई। तो जो बाकी की और रियासतें या भारत के और जो क्षेत्र थे, जो जुड़े विलय के बाद, उनसे ज़्यादा जो शक्ति है वो जम्मू कश्मीर को दी गई। तो इस तरह से एक जो समझौता हुआ वो मतलब स्पेशल समझौता हो गया। इसलिए विशेष प्रावधान कहते हैं इसको, ठीक है? आई होप आपको ये स्टोरी अच्छे से पता लग गई होगी अगर नहीं पता है, ठीक है? अब इस स्टोरी के पीछे क्या सही है ये बात या कि गलत है, ये होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, इसके ऊपर आपके क्या विचार है, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन बात यही थी, इसी तरह से 370 जुड़ा, ठीक है? तो उन दोनों के बीच में एक करार था, हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री और शेख अब्दुल्ला के बीच में, जो कि 370 के रूप में हमारे संविधान में जुड़ा, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है एज़ अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट और एज़ अ पीसीएस स्टूडेंट आपको अ, मतलब अपने दिमाग के चारों जो क्षेत्र है वो खुले रखने हैं। आपको एनालिटिकल होना पड़ेगा। आपको एक तरफ सोचने की सुविधा नहीं है, ठीक है? आपको ये मानना पड़ेगा कि आपको क्रिटिकल थिंकिंग अपनानी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ सही है, ये गलत है, जब तक कि आपके पास उसको सही साबित करने के पीछे तर्क ना हो, ठीक है? तो तार्किक बनना है आपने। जो ज़माने में चल रहा है, जो सोशल मीडिया में चलता है, जो व्हाट्सएप पे चलता है, उसको फ़ॉलो नहीं करना है, बल्कि अपना विवेक इस्तेमाल करके क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ बढ़ना है, ठीक है? जो सबसे पहली जो उम्मीद या जो सबसे पहले आपके अंदर जो एक कहते हैं टैलेंट जो होना चाहिए एज़ अ पीसीएस एस्पिरेंट्स, तो यही होना चाहिए कि आप तार्किक कितने हैं, आप चीज़ों को एनालाइज़ कितना कर रहे हैं, आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कितना कर रहे हैं, उतना ही आप अच्छे से सब्जेक्टिव या राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर पाओगे, जितना आप अच्छे से सोचेंगे। क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं है कि आप गए, एग्ज़ाम देकर आ गए और उस दिन आपने बहुत ही पॉज़िटिवली या बैलेंस्ड वे में सोचा और लिख कर आ गए, ऐसा नहीं हो सकता। आपकी एक पर्सनैलिटी डेवलप होती है, जब आप एक तैयारी करते हो, ठीक है? तो ना तो आप यानी जो संविधान में जो चीज़ें लिखी गई हैं, उनको आपको अच्छे से फ़ॉलो भी करना है, अपने बिहेवियर में। अगर आप बिहेवियर में फ़ॉलो कर लेते हैं, तो आप जब पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए जाते हैं, तो आपको एज़ अ एस्पिरेंट्स, ठीक है? एज़ अ एस्पिरेंट्स आपको ज़्यादा अपने आप में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सीखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी सीखे हुए हो, तो आपकी पर्सनैलिटी में वो झलकेगा। तो झलकने वाली जो पर्सनैलिटी है ना, वो परमानेंट होती है, ठीक है? जबकि जो ताज़ा-ताज़ा पढ़ी हुई जो पर्सनैलिटी है ना, कहीं न कहीं वो फँस जाता है।
जब सामने वाला आपसे बात करता है तो उसको पता लग जाता है कि ये ताज़ा-ताज़ा अभी पढ़ कर आया है, इसलिए ये सिर्फ़ इसको डिफेंड कर रहा है या इसके अगेंस्ट बोल रहा है, बट इसकी जो अंदर की जो सोच है वो इससे डिफरेंट, ठीक है? तो जब उसको ये पता लगता है कि डिफरेंट है, तो आपका जो मतलब जो आपकी मेहनत है, जो आपने मेंस में भी लिख ली, ठीक है? आपने प्री में भी की, तो यहाँ पे आके आप फेल होने के आप ज़्यादा चांसेस ले लेते हो। तो ऐसा नहीं करना है। आपने जब आप मेंस या बल्कि प्री की अभी तैयारी कर रहे हो, अगर आप एक तरफ़ा सोचते हैं, तो इसका मतलब आप एज़ अ एस्पिरेंट्स भी सही नहीं है, एज़ अ स्टूडेंट भी सही नहीं है पीसीएस के लिए। बल्कि मैं तो कहूँगी एज़ अ अ, सिटिज़न भी सही नहीं है, क्योंकि एक अच्छा पढ़ा-लिखा नागरिक उसी को कहेंगे जो चीज़ों को एनालाइज़ करके सोचता है, ना कि आपके आस-पास लोग क्या कह रहे हैं, उसका असर आपके ऊपर पड़ना चाहिए। तो विवेक और जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है, वो होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? चलिए, अब बात कर लेते हैं कि जो 370 में चीज़ें थी संसद के पास या संसद की जो शक्ति थी, वो क्या-क्या थी? तो संसद की शक्ति जो थी काफ़ी लिमिटेड थी। ठीक है, इसीलिए 370 को इतना इम्पोर्टेंट या विशेष प्रावधान इसीलिए तो कहा गया और इसीलिए परेशानी रही 370 को लेकर अभी तक। क्योंकि संसद के पास सीमित शक्तियाँ थी, सिर्फ रक्षा, विदेशी मामले और संचार के मामलों पर कानून बनाने की शक्ति थी, ठीक है? और जो अन्य मामलों पर कानून संसद बना तो सकती थी, लेकिन राज्य की सहमति के आधार पर। अगर राज्य सहमत है कि आप उस कॉन्टेक्स्ट में भई कानून बनाओ, तभी संसद बनाएगी, नहीं तो संसद नहीं बना सकती थी, ठीक है? तो रक्षा यानी कि उसको एक तरह से डिफेंड करने के लिए विदेशी मामले यानी कि कश्मीर से संबंधित जो विदेशी मामले हैं उसका अधिकार भी 370 देता था संसद को। संचार के मामलों पर भी कानून बनाने की जो शक्ति है वो संसद को मिली हुई थी। इसके अलावा जो भी अन्य मामले थे उस पर कानून बनाने की शक्ति संसद के पास सीधे तौर पर नहीं थी। इनडायरेक्टली राज्य की सहमति की ज़रूरत होती थी, तभी वो बना सकते थे किसी भी मामले पर। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो रेस्ट ऑफ इंडिया उसके लिए अलग कानून होते थे और जम्मू और कश्मीर के लिए अलग होते थे। 5 अगस्त 2019 को इस अनुच्छेद को प्रेसिडेंट की अधिसूचना द्वारा निष्प्रभावी कर दिया गया, ठीक है? जब हमने बात की भी थी ना कि 367 जो आर्टिकल है उसको यूज़ किया गया अ, जो एक डेफिनेशन हमने बात की थी संविधान सभा की जगह, ठीक है? यहाँ पर विधानसभा से चेंज कर दिया गया, ठीक है? जिससे क्या हुआ कि वो जो डेफिनेशन है वो चेंज होकर 370 को हटा दिया गया जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत माना। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है? तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है जब आप सब्जेक्टिव पार्ट लिखो, जब इसके रोल के बारे में बात करो, तो आर्टिकल 370 के अच्छे और बुरे जो चीज़ें थी वो लिखेंगे आप। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का क्या वर्ज़न रहा और अभी भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है, तो वहाँ पर क्या चेंजेज़ आ रहे हैं, तो इस पर भी आपको फ़ोकस रखना है, ठीक है? तो 5 अगस्त 2019 को ये अनुच्छेद हट गया, ठीक है? किसने हटाया? प्रेसिडेंट की अधिसूचना द्वारा निष्प्रभावी हुआ ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख। क्या बन गई? 2 यूटीज़ बन गई। यानी कि अब ये एक राज्य या स्टेटहुड से ही इसको हटा दिया गया। स्टेटहुड का जो इसको एक तमगा था इसका वो हटा दिया गया। तो स्टेट से हटाकर इसको 2 यूटीज़ में बदल दिया गया। लद्दाख आपको पता ही है लद्दाख के 2 ही हैं, 2 डिस्ट्रिक्ट्स है लेह और कारगिल, ठीक है? और इसके अलावा जम्मू और कश्मीर 2 यूटीज़ बना दिया गया। तो आपको ये डेट भी ध्यान रखनी है 5 अगस्त 2019। उसके बाद 5 अगस्त 2019 यानी कि अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जो बदलाव हुए देश में या जो बदलाव हुए जम्मू कश्मीर में स्पेशली, वो क्या हुए? उसके बारे में भी हम यहाँ पर जान लेते हैं। जो अधिनियम आया पहले तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 ये संसद में आया, ठीक है? संसद में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 लाया गया, जिसमें 370 निष्प्रभावी हो गया। प्रेसिडेंट ने अधिसूचित या अधिसूचना के अ, थ्रू इसको निष्प्रभावी किया, ठीक है? इसमें अनुच्छेद 35 ए का अंत हो गया ऑटोमैटिकली। जब 370 हट गया ना तो ऑटोमैटिकली 35 ए हट जाएगा। क्यों? क्योंकि 370 में ही विशेष प्रावधान था और इसी के अंतर्गत 35 ए शामिल किया गया था। अभी कैपिटल ए था, ठीक है? क्योंकि जितने भी कैपिटल्स में है, ए है या बी है, ये संविधान संशोधन द्वारा हुए। ये आपको पता होना चाहिए। तो संविधान संशोधन हुआ था और उसी में ही 370 के साथ 35 ए को जोड़ा गया, जिसमें जब 370 हटा तो 35 ए भी ऑटोमैटिकली हट गया। स्वतः ही समाप्त हो गया 370 के साथ। अब ये क्वेश्चन आना चाहिए आपके ज़हन में कि 35 ए जो है उसके अंदर था क्या? तो 35 ए में जम्मू कश्मीर सरकार को तय करने का अधिकार था कि कौन स्थायी निवासी है। यानी कि जम्मू कश्मीर डिफाइन करेगी कि किसको वो स्थायी निवासी मानेगी, किसको डोमिसाइल मानेगी, ठीक है? और डोमिसाइल को ही अधिकार दिया गया वहाँ पर संपत्ति खरीदने का, ठीक है? कहाँ? जम्मू कश्मीर में। तो इन निवासियों को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे, किनको? जो स्थायी निवासी थे जम्मू कश्मीर के। और जो अन्य राज्य के नागरिक या निवासी थे, वहाँ संपत्ति नहीं खरीद सकते थे। तो इन्होंने ये एक प्रावधान किया कि जो स्थायी निवासी हैं, उन्हीं को ये विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। विशेषाधिकार में क्या था कि
वही लोग संपत्ति खरीद सकते हैं जो स्थायी निवासी है जम्मू कश्मीर के। यही 35A के अंदर मेंशन था, ठीक है? तो इसके अंदर तय करने का अधिकार जम्मू कश्मीर की सरकार को था कि कौन स्थायी निवासी, ये 35A के अंदर था, ठीक है? और 35A के अंतर्गत विशेषाधिकार था ऐसे निवासियों को, ठीक है? आई होप आपको अनुच्छेद 370 अच्छे से समझ आ गया, ठीक है? अब बात करते हैं आर्टिकल 371 की। 371 बात करता है कुछ राज्यों को विशेष प्रावधान देने के बारे में। देखिए 370 सिर्फ जम्मू कश्मीर को एसोसिएट करता है, सिर्फ जम्मू कश्मीर को इंक्लूड करता है। आर्टिकल 371 कुछ और अन्य राज्यों को विशेष प्रावधान प्रदान करता है। उद्देश्य क्या था कि भई वहाँ जो राज्य जो इस आर्टिकल के अंतर्गत शामिल किए गए हैं, उसमें वहाँ के जो सामाजिक, आर्थिक और जो सांस्कृतिक विकास है, उसके लिए ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस किए गए हैं। कि वहाँ के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके, वहाँ की जो जनजातीय विरासत है उसकी रक्षा की जा सके, वहाँ के जो पिछड़े क्षेत्र है उनके लिए विकास बोर्ड स्थापित कर कर उनका विकास किया जा सके। तो ये इस आर्टिकल को या इस आर्टिकल के अंतर्गत कुछ राज्यों को विशेष प्रावधान देने के पीछे क्या उद्देश्य है, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है कि भई आर्टिकल 371 में क्या है स्पेशल कि कुछ राज्यों को विशेष प्रावधान है और किस लिए? सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के लिए स्पेशली और वहाँ की जो जनजातीय विरासत है उसकी रक्षा करने के लिए, पिछड़े वर्गों की लिए विकास बोर्ड स्थापित करने के लिए। ठीक है? जब देखिए आप ये चीज़ें जब मैं बहुत क्रक्स वे में लेकर आई हूँ, ये बहुत बड़ा आर्टिकल अगर आप उसको खोल कर देखोगे तो। लेकिन मैं इसलिए बता रही हूँ आपको ये चीज़ बार-बार में कि आप जब क्रक्स से पढ़ोगे यानी कि पीसेस क्रक्स से पढ़ोगे, तो आपको टू द पॉइंट चीज़ें मिलेंगी, टू द पॉइंट। आपको कहीं और चीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है और इससे बाहर क्वेश्चन आएगा नहीं। अगर आप सब्जेक्टिव भी टारगेट कर रहे हो, तो भी आप ये इंट्रोडक्शन दे सकते हो आर्टिकल 371 के बारे में। तो स्टार्टिंग पॉइंट जभी भी मैं कोई भी आर्टिकल जो इम्पोर्टेंट होता है, उसका इंट्रोडक्शन भी यहाँ पे मेंशन करती हूँ। स्पेशली पार्ट जब स्टार्ट करती हूँ, तब भी आपको बताया जाता है कि पार्ट किस किस विषय को धारित करता है और इसके पीछे जोड़ने के पीछे जो संविधान निर्माताओं की जो मंशा थी वो क्या रही होगी, ठीक है? अब बात करते हैं एग्जाम्पल की कौन से जो राज्य जहाँ पर विकास बोर्ड बनाने और क्षेत्रों के बीच जो धन है उसका वितरण जो करने की जो अधिकार इस आर्टिकल के अंतर्गत है वो आपको ध्यान देना है। स्पेशली देखिए महाराष्ट्र और जो गुजरात है वहां पर राज्यपाल को विकास बोर्ड बनाने और क्षेत्रों के बीच धन को न्याय संगत वितरण को सुनिश्चित करने का विशेष अधिकार है। तो यहाँ पर आपने महाराष्ट्र गुजरात का देखना है, यानी कि महाराष्ट्र गुजरात के जो राज्यपाल हैं उनको विकास बोर्ड बनाने का अधिकार है, ठीक है? वहाँ के जो क्षेत्र है जो भी क्षेत्र हैं जिनके लिए विकास बोर्ड बनेगा, उनके बीच धन को न्याय संगत तरीके से वितरित किया जा सके। इसके लिए विकास बोर्ड का निर्माण बन होगा, ठीक है? इसीलिए विकास बोर्ड बनेंगे क्योंकि वहाँ जो उन क्षेत्रों के लिए जिनके लिए विकास बोर्ड बनेंगे, उनके बीच में धन अच्छे से वितरित हो जाए, ठीक है? तो ये विशेष अधिकार है किसके पास? महाराष्ट्र और गुजरात में राज्यपाल के पास, ठीक है? तो राज्यपाल के पास होता है ये विशेष अधिकार, ये भी आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल A to Z जोड़ा गया एक तरह से। एक सेकंड। उम, अरे यार! 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड। हम थे स्लाइड नंबर ये हो गई थी, उसके बाद यहाँ। तो आर्टिकल 371 ए टू जेड जो है वो 368वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है बाद में, ठीक है? पहले सिर्फ 371 में महाराष्ट्र और गुजरात ही मेंशन था। अब क्या है? अब और भी स्टेट्स जुड़ गए हैं। अब इसमें आर्टिकल 371 के अंतर्गत 12 राज्य हो गए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। महाराष्ट्र और गुजरात के जो कुछ क्षेत्र हैं, जो मुख्य क्षेत्र है आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 371 के अंतर्गत जो जिनके बारे में विशेष प्रावधान किए गए हैं वो है मराठवाड़ा, विदर्भ, सौराष्ट्र और कच्छ। आपको पता है सौराष्ट्र और कच्छ जो है ये दोनों जो जगहें हैं, जो दोनों क्षेत्र हैं, ये बिलॉन्ग करते हैं गुजरात से, जबकि विदर्भ और मराठवाड़ा जो है, वो बात करता है महाराष्ट्र के क्षेत्रों की, ठीक है? अब है आर्टिकल 371 ए। इसमें नागालैंड मेंशन है, यानी कि नागालैंड का जो जनजातीय क्षेत्र है, उनके विकास के लिए विशेष प्रावधान करता है 371 ए। 371 बी आसाम, ठीक है? आसाम के जो आदिवासी क्षेत्र है, उनमें निर्वाचित सदस्यों की एक समिति बनाने की बात करता है 371 बी आसाम। तो आपको ये मैंने यहाँ पर वैसे मेंशन कर दिया कि किस चीज़ के लिए विशेष प्रावधान है, ठीक है? तो नागालैंड और असम, फिर उसके बाद है मणिपुर। मणिपुर जो 371 बी के समान प्रावधान करते हैं, यानी कि यहाँ पर भी आदिवासी क्षेत्रों के निर्वाचित सदस्यों की एक समिति का निर्माण करने का विशेष प्रावधान करता है 371 सी, ठीक है? फिर 371 डी और ई जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बात करता है। वहाँ पर क्योंकि देखिए आपको पता है 2014 से पहले क्योंकि तेलंगाना का जो निर्माण हुआ था या जो बना था या अस्तित्व में आया था तेलंगाना, वो आया था 2014 में, ये आपको पता ही है। तो 2014 से पहले आंध्र प्रदेश का ही क्षेत्र था, यानी कि एक ही चीज़ थी आंध्र प्रदेश, ठीक है? तो एक ही स्टेट था सॉरी। तो एक ही स्टेट था आंध्र प्रदेश, उसी के बारे में तो
371 डी बात करता है रोजगार की और 371 ई बात करता है शिक्षा की। ये आपको ध्यान रखना है। तो डी और ये एक साथ मैंने लिख दिया है, तो आपको ध्यान रखना है रोजगार पहले फिर शिक्षा बाद में, तो इनके बीच में समान अवसर की बात या विशेष प्रावधान की बात करता है 371 डी और ई। क्योंकि तेलंगाना भी अब आ गया तो इसके अंदर ये भी शामिल हो गया। ठीक है। फिर उसके बाद है 371 एफ, ये बात करता है सिक्किम की। ठीक है, एफ बात करता है सिक्किम की। सिक्किम के विधानसभा में कम से कम 30 सदस्य होने चाहिए, इस बात का विशेष प्रावधान करता है 371 एफ। तो यहाँ तक देखिए गोवा तक यही सेम प्रावधान करता है। 40 सदस्य होने चाहिए मिजोरम में, 30 सदस्य होने चाहिए अरुणाचल में और 30 सदस्य ही होने चाहिए गोवा में। ठीक है, तो ये क्योंकि विशेष प्रावधान इसलिए कहेंगे क्योंकि हमारे जो संविधान में ऑलरेडी मेंशन है कि 60 से कम नहीं होना चाहिए विधानसभा में। ठीक है, तो सदस्य जो है, लेकिन यहाँ पर स्पेशल केसेस हैं, तो यहाँ पे 30, यहाँ पे 40, 30, 30, इसलिए ये प्रावधान विशेष प्रावधान की बात यहाँ पे की गई है। तो आपको ये सीक्वेंस याद रखनी है, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल, गोवा। और जे में बात करता है कर्नाटक। कर्नाटक में भी जो हैदराबाद और कर्नाटक का जो क्षेत्र यानी कि जो आंध्र प्रदेश और जो कर्नाटक का जो बॉर्डर पड़ता है वो क्षेत्र है, इसके अंतर्गत 6 पिछड़े जिले हैं, उनको विशेष दर्जा दिया गया है 371 जे में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि भाई इसको याद रखना बड़ा मुश्किल है, इतने सारे जो सीक्वेंस है, और क्वेश्चन इसी तरह से बनता है कि 371 एच में कौन से स्टेट की बात की गई है, किसको विशेष प्रावधान दिए गए हैं, 371 जे में कौन से दिए गए हैं। तो इसको याद करने का जो सबसे बढ़िया तरीका है, सबसे पहले तो आप ये याद रख लो कि 371 है, फिर उसके बाद ए से लेकर जे तक है। ठीक है, ए से लेकर जे तक है। अब यहाँ पे मैंने ए टू GHI J, मैंने यहाँ पे जे लिखना था, जी लिख दिया। तो इसको याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, देखो मैं ऐसे याद रखती हूँ। देखो, नमा, ठीक है, आप, नमः आप, यानी कि मैं नरेंद्र मोदी याद रखती हूँ, नरेंद्र मोदी आप। ठीक है, फिर उसके बाद दोबारा से मैं कहती हूँ नरेंद्र मोदी आप, फिर मैं कहती हूँ आप, सिमी और अरुण गोवा में नाटक करेंगे। ठीक है, ये मेरा ट्रिक है। अब नमा जैसे पढ़ा तो नमा, नमो का मैं कर दूंगी नमा। ठीक है, एन स्टैंड्स फॉर नागालैंड, ए स्टैंड्स फॉर असम, एम ए, मैंने एम ए क्यों मेंशन किया, मैं नाम भी लिख सकती थी क्योंकि मणिपुर, क्योंकि आपको पता है एम से हम कंफ्यूज होते हैं, एम से मणिपुर भी है, एम से मेघालय भी है। ठीक है, और एम से मिजोरम भी है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि माँ, माँ मतलब मणिपुर, तो एन स्टैंड्स फॉर नागालैंड, ए असम, ठीक है, फिर मणिपुर, फिर उसके बाद एपी, एपी यानी कि यहाँ पर आपका आ जाता है आंध्र प्रदेश। ठीक है, क्योंकि आंध्र प्रदेश बड़ा है तो पहले आप ऐसे याद रख सकते हो कि आप जो है ये वाला, ये क्या है, ये बड़ा भाई। ठीक है, अब ये डी में है तो ये ए आ गया, ये बी, ये सी और ये डी। अब डी के बाद ई भी था, ई भी आप ही आएगा। ठीक है, आप यानी कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक है, उसके बाद है सिमी, सिमी मतलब SI मतलब सिक्किम, मी फॉर मिजोरम, और अरुण, अरुण मतलब अरुणाचल प्रदेश, गोवा में नाटक, नाटक मतलब कर्नाटक। ठीक है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हो, नमा, नमो, आप, फिर उसके बाद आप, सिमी और अरुण गोवा में नाटक करेंगे। ठीक है, अब बात आ जाती है आर्टिकल 372 की। आई होप आपको 371 अच्छे से बल्कि यहीं पर ही याद हो गया होगा। और यकीन मानिए मेरा कि 371 में जितने भी ए से लेकर जे तक हमने कवर किए हैं ना स्टेट्स, आप एक बार, आपका सिर्फ 1 मिनट लगेगा, सिर्फ 1 मिनट। ठीक है, तो 1 मिनट में आप कई बार टकरा जाते हैं क्वेश्चंस, कई बार टकराए हैं मेरे तो इजीली आपका एक क्वेश्चन कवर हो जाएगा इजीली। अब बात करते हैं आर्टिकल 372 की। आर्टिकल 372 बात करता है कि संविधान लागू होने से पहले जो भारत में मौजूद कानून थे, सभी कानून, ठीक है, कानून, अध्यादेश, नियम, विनियम एटसेट्रा जो भी थे, तब तक प्रभावी रहेंगे जब तक सक्षम विधानमंडल यानी कि संसद या प्राधिकारी यानी कि प्रेसिडेंट, गवर्नर वगैरह उन्हें परिवर्तित ना कर दे, निरस्त ना कर दे या संशोधित नहीं कर दे। ठीक है, तो यानी कि चेंज ना कर दे या खत्म ना कर दे, या यहाँ परिवर्तित, यहाँ भी संशोधन यानी कि उसी के अंदर चेंज, परिवर्तित मतलब बिल्कुल चेंज हो जाता है, संशोधित मतलब उसमें चेंज होता है लेकिन पूरी तरह से चेंज नहीं होता, वो संशोधन होता है, अमेंडमेंट होता है। तो जब तक वही चलेंगे जो पहले थे, संविधान लागू होने से पहले सभी कानून के बारे में है ये ऐसा इसलिए किया गया कि विद्यमान जो कानून है उसकी निरंतरता चलती रहे। अगर चेंज होता है तो अनुकूलन की जो शक्ति है वो आर्टिकल 372 से मिलती है संसद को भी और प्राधिकारी यानी कि प्रेसिडेंट वगैरह को भी। न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, संशोधन की जो शक्ति है वो बरकरार है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई आप पुराना संविधान लागू होने से पहले कोई कानून चला आ रहा है, ठीक है, अभी भी चल रहा है, अगर बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो यूज नहीं हुए उस वक्त, तो उनको चेंज करने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। लेकिन अब मान लो गलती से कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है और उससे रिगार्डिंग क्या कानून है तो पता चलता है ये कानून तो हमारे संविधान लागू होने से पहले का चल रहा है भाई। ठीक है,
और वो चेंज नहीं हुआ है, गलती से रह गया है या कभी कोई ऐसी सिचुएशन ही नहीं आई, तो क्या होगा आज की डेट में भी वही कानून चलेगा भई, जो अंग्रेज़ों के टाइम था, ठीक है? तो जो अंग्रेज़ों के टाइम कानून थे वही चल रहे थे। आपको पता ही होगा कि आईपीसी, ठीक है? इंडियन पेनल कोड चल रहा था, इसीलिए 2 आए हैं न्याय संहिता, ठीक है? तो चलो मैं इसमें नहीं जाएँगे, डिटेल हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो अंग्रेज़ हैं, उन्हीं के समय के कानून चलेंगे, अगर वो परिवर्तित नहीं हुए हैं, अगर वो निरस्त भी नहीं हुए हैं और संशोधित भी नहीं हुए हैं। ऐसे अभी भी कई बार सिचुएशंस आ जाती है, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आपको पता लगेगा कि कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है सरकार के या कानून वालों के या जो पुलिस के सामने है, कि वो चेंज ही नहीं हुई है। जैसे कि अगर आप एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल हो कि जो जुर्माने की जो राशि है ना? कई कई बहुत पुरानी चल रही है, बहुत पुरानी 50 पैसे, ठीक है? कि आप ऐसा कुछ करोगे कांड तो आपको 50 पैसे जुर्माना लगेगा। तो मतलब इसको चेंज ही नहीं किया क्योंकि इस तरह का किसी ने उस दौरान या अभी तक जो है कोई मतलब काम ही नहीं किया हुआ ऐसा कोई, है ना? जुर्म ही नहीं किया हुआ, वो जुर्म हुआ ही नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि जो पुराना जो कानून है अंग्रेज़ों के टाइम वही चल रहा होता है। तो अगर ऐसी स्थिति आती है तो ये नहीं है कि उठाकर आप उसको चुनौती देने के लिए कोर्ट पहुँच जाओगे कि भई ये तो अंग्रेज़ों के टाइम का कानून है, हम नहीं मानेंगे। ठीक है? ना तो पुलिस जा सकती है अगेंस्ट उस कानून के, ना ही सामान्य नागरिक जा सकता है। ठीक है? तो वो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में संशोधन की शक्ति बरकरार है संसद के पास कि उस कानून को बदल दे। ठीक है? तो उस कानून के अंदर संशोधन कर सकती है, परिवर्तन भी कर सकती है। भाई जुर्माने की राशि को जो 50 पैसे है उसको 5,000 कर सकती है, 5 लाख कर सकती है। ये शक्ति संसद को देता है आर्टिकल 372। ऐसा इसलिए किया गया कि जो विद्यमान कानून है उनकी निरंतरता बनी रहे। ऐसा ना हो कि एकदम से लूप होल आ जाए यानी कि वो उससे रिलेटेड कोई कानून है ही नहीं और सारे खत्म हो गए भी अंग्रेज़ों के टाइम जितने भी कानून थे या जैसे हमने संविधान अपनाया तो पुराने सारे कानून खत्म हो जाए। अगर ऐसा होता या ऐसा किया जाता तो अनुकूलन नहीं आता, है ना? तो जो पुलिस है वो किन या जो लोग हैं उनको एकदम से थोड़ी ना पता चलेगा। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे कि स्कूल में भई नई यूनिफ़ॉर्म इंट्रोड्यूस की गई है, नई यूनिफ़ॉर्म, ठीक है? अब कुछ टाइम के लिए तो उनको पुराना जो है वही पहनना पड़ेगा, ठीक है? अब क्या हुआ कि न्यू यूनिफ़ॉर्म तो इंट्रोड्यूस कर दी लेकिन जो बैच है, ठीक है? वो नया नहीं है, वो पुराना ही चल रहा है, ठीक है? अब कोई जाके एकदम से कह दे मान लो किसी जो वेंडर है, जो यूनिफ़ॉर्म वेंडर है, उसने कोई नया बैच, नया कलर उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया कि जो ये न्यू यूनिफ़ॉर्म है ना, उसके अंतर्गत जो कलर था उसी से रिलेटेड कर दिया क्योंकि ये वाला जो बैच था, वो बैच जो था बैच आई थिंक बैच की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, मैंने बैच लिख दिया है। अम, मैं देखूँगी इसकी स्पेलिंग, चलो इसको छोड़ देते हैं। तो जो बैच है, वो जो नया यूनिफ़ॉर्म है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए था, लेकिन स्कूल वालों ने ध्यान ही नहीं दिया, वो पुराना ही बैच यानी कि बैच में कोई चेंज ही नहीं किया। तो अब जिसने वेंडर ने बनाया नया, नए कलर के हिसाब से बना दिया। तो अब जो नए कपड़े जिन्होंने खरीद लिए न्यू यूनिफ़ॉर्म वालों ने और जो पुराने जो हो सकता है कि इन्होंने अपने घर पे बैठ के और वही वाला बैच जो है पुराने वाला शर्ट में से निकाल के वही लगा लिया, तो उसको स्कूल मना नहीं कर सकता, ठीक है? मना नहीं करेगा। ठीक है? या तो फिर उनको यहाँ पर भी डिक्लेरेशन लगानी पड़ेगी कि भई ये नया बैच है वही चलेगा या जो पुराना है वो चलेगा। ठीक है? तो जब तक चेंज नहीं हुआ जब तक पुराने वाला ही चल सकता है यानी कि कन्फ्यूजन हो सकता है। ठीक है? तो कहने का मतलब ये है जब तक नया कानून उससे रिलेटेड नहीं बना है तो जो पुराना कानून है वही चलेगा। तो वही चलने के लिए सीधे आप कोर्ट में नहीं जा सकते उसको चुनौती देने के लिए कि भई क्योंकि ये अंग्रेज़ों के टाइम का कानून है, आज के टाइम कैसे चल सकता है भई? क्योंकि उससे रिलेटेड कोई और नया कानून आया ही नहीं, ना संशोधन के रूप में, ना निरस्त किया गया इस कानून को, ना ही इसके अंदर परिवर्तन किया गया। तो इसलिए वही चलेगा, ठीक है? तो ये बात या ये शक्ति जो देता है वो आर्टिकल 372 देता है। तो आज की क्लास यहीं तक थी। आगे 372 के बाद 373 से लेकर 392 कवर करने की कोशिश की जाएगी अगली क्लास में। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड वेट कीजिए मेरी नई क्लास का, ठीक है? और अगर कुछ गलती हो गई हो, वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि मैं गलती ना करूँ, आपको गलत सूचना या गलत इन्फॉर्मेशन मेरी क्लासेस के थ्रू ना मिले क्योंकि एक बार कई बार ना छप जाता है ना दिमाग में तो हम वही गलती करते चले जाते हैं। एग्ज़ामिनेशन हॉल तक हमारे साथ वो गलती जाती है और मैं नहीं चाहती कि किसी के लाइफ़ के साथ क्योंकि देखिए जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठ रहे हो तो आप अपना पूरा 1 साल बर्बाद करके मतलब बर्बाद तो नहीं, पढ़ कर बैठ रहे हो तो उसमें अगर आपने कुछ गलत पढ़ लिया और उसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया तो आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो आपकी लाइफ़ थ्रेटनिंग हो जाता है कई बार तो क्योंकि हालाँकि मैं सोचती हूँ कि एग्ज़ामिनेशन लाइफ़ थ्रेटनिंग नहीं होना चाहिए बट फिर भी आपकी लाइफ़ से ये सच्चाई को रिमूव नहीं किया जा सकता कि एग्ज़ाम कितना इम्पोर्टेंट फैक्टर है किसी भी इंसान के लिए आज के टाइम स्पेशली क्योंकि सरकारी नौकरियाँ वैसे भी कम निकल रही है। अगर 1 नंबर से आप पीछे रह जाते हो सिर्फ़ उस गलत क्वेश्चन की वज़ह से तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है ना। तो मैं नहीं चाहती कि इस तरह की चीज़ें हों तो कोशिश करती हूँ कि कोई भी गलती ना हो लेक्चर में और लेकिन फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है या किसी आर्टिकल में डाउट लगता है और आपको लगता है कि समझ नहीं आ रहा अच्छे से तो आप मुझे मेंशन भी कर सकते हो या फिर आप खुद भी फैक्ट
चेक कर सकते हो, ठीक है? तो आपको किसी के ऊपर इतना 100% भी भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो कोई और हो, कि आप अंधाधुंध उसी को फ़ॉलो करते जा रहे हो। बीच में आप फैक्ट चेक ज़रूर कीजिए, किस तरह के क्वेश्चन्स आ रहे हैं और मैं किस दिशा में बढ़ रहा हूँ, जिससे कि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आपका फ़ोकस भी या जो आप जिस दिशा में जा रहे हैं, वो आप सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, ये भी आपको टाइमली पता चलता रहे। ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा, बाय-बाय, टेक केयर।